Hello everyone, welcome back to another video from your book Social Science of Class 8th. I hope you are doing good. We are starting with a new chapter today, that is chapter number 11. Okay, and in the previous chapter we learned how we gained independence, but in this chapter we are going to learn that what were the state of India, what were the conditions of India after independence. तो आप देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम भी वही है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिया कैसी थी इंडिपेंडेंस के बाद. लेट्स सी व्हाट वी हैव. नेसेसरी टास्क्स बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया के पास आए थे इंडिपेंडेंस के बाद. ठीक है, ये देखने से पहले वील रीड द लेट अस बिगिन फर्स्ट. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त इंडिया अचीव फ्रीडम. तो फाइनली 15 अगस्त की मिडनाइट को क्या हुआ था, इंडिया को अचीव हो गई थी फ्रीडम, एंड जिसके जो फ्रीडम उनको 200 सालों से नहीं मिली थी, और वो इंडिया जो 200 सालों से ब्रिटिशर्स के अंदर थी. ठीक है, नाउ जो इंडिया और पाकिस्तान थे वो भी डिक्लेयर हो गए थे इंडिपेंडेंट, कि इंडिया एक कंट्री है और पाकिस्तान एक कंट्री है. ठीक है, और उनकी खुद की अपनी अपनी गवर्नेंस होगी. कोई भी एक दूसरे से मतलब इन द व्हाट यू से इन द मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे. सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी दोनों की. ठीक है, अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, आइडेंटिफाइंग अ नेशनल लैंग्वेज, की नेशनल लैंग्वेज होनी क्या चाहिए, बिकॉज हर लैंग्वेज का इंसान वहाँ पे रहता था इंडिया में उस टाइम पे, तो हमें एक नेशनल लैंग्वेज चाहिए थी. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. अब विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड. Lakhs of Hindus residing in the East Bengal, West Punjab and Sindh were compelled to migrate to India. Similarly, a large number of Muslims living in India and migrate to Pakistan. Consequently, migrants from both the parts were rendered homeless. तो अब फाइनली क्या बोला गया था, इंडियंस जो पाकिस्तान की साइड रहना चाहते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मुस्लिम्स जो इंडिया में रहते थे वो सारे उठ के पाकिस्तान की तरफ जाने लगे. ये बहुत इजी टास्क नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे इंडिया को एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने में. ठीक है, अब इसकी वजह से एक नई चीज़ फॉर्म हुई विच वॉज द रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री. An immediate solution to this problem, relief camps were established and food was distributed. तो आप देख सकते हो कैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा है, लोग कैसे भर भर के ट्रेन्स में जा रहे हैं टू पाकिस्तान, राइट, और कुछ लोग पाकिस्तान से भी इंडिया की साइड आए थे. तो इट वाज अ वेरी वेरी मैसिव मूवमेंट आई वुड से. ठीक है, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी गई थी, खाना भी भेजा गया था लोगों को बाय रेफ्यूजीज, बाय कैंप्स. ठीक है, अब ग्रेजुअली ये पीपल जो थे ये अब अपना शिफ्टिंग उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी. अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब प्रिंसली स्टेट्स वर अबाउट कितने, 562 यू कैन सी दे वर 562 इन नंबर एंड were given the liberty to either remain under the rule of their respective rulers or to join either of their two dominions, इंडिया और पाकिस्तान. उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो इंडिया या फिर पाकिस्तान. दिस अपोज्ड अ सीरियस प्रॉब्लम. अब ये एक सीरियस प्रॉब्लम की ऑपोजिशन में आया. क्या थी वो प्रॉब्लम, द क्रेडिट मिनिस्टर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर. तो अब इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल. Through instrument of accession, he prepared the rulers of these natives to join the Indian Union. तो फाइनली उन्होंने काफ़ी सारे रूलर्स को भी फोर्स मतलब असेस किया कि तुम इंडियन की जो हमारी यूनियन है उसको ज्वाइन कर लो. ठीक है, ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जुनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर acceded to India. However, these states also joined Indian Union after some time. इन स्टेट्स जो हमने स्टेट्स के नाम में भी पढ़े, इन स्टेट्स ने भी थोड़े टाइम बाद जो अपना इंडियन यूनियन था उसको बेसिकली ज्वाइन कर लिया था. ठीक है, आइडेंटिफाइंग द नेशनल लैंग्वेज, की नेशनल लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई किया गया देखते हैं. हमें पता है इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री थी उस टाइम पे. ठीक है, और अबाउट 179 लैंग्वेजेस एंड 554 डायलेक्ट्स थे. ठीक है, अब डायलेक्ट्स मतलब तरीके बोलने के, एक्सेंट. दस क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, और ये बहुत डिफिकल्ट था चूज़ करना. ठीक है, हिंदी जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज तो रिकॉग्नाइज कर दी जाती थी, बट सारे स्टेट्स उन्हें नहीं बोल पाते थे. सिर्फ 40% ऑफ इंडियंस जो हमारी हिंदी है उसको बोल पाते थे. ठीक है, अब रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी थी, आपको पता है तमिल हो गई हमारी, है ना, उर्दू, ये सब जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है. काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट्स में प्रेजेंट थी.
ठीक है। हिंदी के बजाय 21 लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहलाई गई हैं, ठीक है। कहाँ पे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और दोनों हिंदी और इंग्लिश यूज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज में। आप देखते होंगे व्हेन यू गो टू द ATM ऑल्सो, उस तरफ आपसे 2 लैंग्वेजेस पूछते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यू गेट द चॉइस, आपको चूज़ करना है कि आपको इंग्लिश में प्रेफर करना है या आपको हिंदी में प्रेफर करना है। ओके, सो आप देख सकते हो कौन कौन सी 2 लैंग्वेजेस थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटिन्यू हो गई कम्युनिकेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में और सारे गवर्नमेंट मैटर्स में। अब स्टेट्स की रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मोस्ट ऑफ द लीडर्स स्ट्रांगली फेल्ट दैट द reorganization of what? Reorganization should take place along linguistic lines. But a committee set up in 1948 recommend that the formation of linguistic states is not feasible. तो उन्होंने क्या recommend किया? जो हमारी states की formation है linguistic states की वो feasible नहीं है। काफ़ी सारे ग्रुप्स जैसे कन्नड़, मलयालम, मराठी स्पीकिंग पीपल उन्होंने स्टार्ट कर दिए कि अब हमारे भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने चाहिए, ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच वॉज वॉट अ मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो इंडियंस के अंदर अंदर अपने छोटे मोटे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल दैट, ठीक है। एज द रिजल्ट क्या हुआ? तेलुगु स्पीकिंग लैंग्वेज जो थे सेपरेट हो गए मद्रास से, कब? ऑन 1 अक्टूबर। एंड एक न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश प्रोसेस में आ गया, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश पेव द वे फॉर सिमिलर डिमांड्स फ्रॉम द लिंग्विस्टिक रीजन्स, देयरफॉर अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी अपॉइंट किया गया था। However, many sections of the people were still dissatisfied. अब काफ़ी sections of the people अभी भी dissatisfied थे, उनको अभी भी अपनी पूरी जो उन्हें चाहिए था उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी। The demand for linguistic reorganization of states was continued. The state of Gujarat कब में आया था? State of Gujarat come into working कब हुआ था? May 1, 1960 by separating Gujarati speaking areas from the former Bombay Presidency. ठीक है। अब मराठी स्पीकिंग एरियाज को भी एक नया नाम दिया गया था, महाराष्ट्र। अब ओल्ड पंजाब को भी 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया था, 2 आई वुड से 2 स्टेट्स में। क्या थे वो 2 स्टेट्स? पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। एज ए रिजल्ट जो हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश, वो सारा हमारा एक प्रदेश सा बन गया, ठीक है, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। अब ये स्टेट्स जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एंड तेलंगाना, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं आप ये देख सकते हो। अब प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिकली हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे उसकी प्लानिंग कैसे हुई थी देखते हैं। अब प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इंडियन की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा था। हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया के थे वो सब ड्रेन हो गए थे, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक थी वो बिल्कुल शैम्बल्स, इट वॉज लेफ्ट इन शैम्बल्स, मतलब बिल्कुल ख़त्म, इट वॉज ड्रेन्ड, ठीक है। अब हाउएवर जो पॉलिटिकल फ्रीडम था उसका मतलब ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है तो इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिला है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी मिली है ऑब्वियसली, ठीक है। यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। तो यूनिटी, एक दूसरे का मिलना और साथ में डेवलप होना, ये सारे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टू बी मेड अवेलेबल टू द मासेस। Realizing this, the government of India set up the Planning Commission in 1915, known as the Niti Aayog, and entrusted it with the task of formulating plans for India's development. तो एक नई प्लानिंग कमीशन स्टार्ट करी गई, ठीक है, नीति आयोग जिसे हम बोलते हैं अब, और उसमें क्या था कि इंडिया की डेवलपमेंट कैसी करी जाएगी उस सब चीज़ों की प्लानिंग की जाती थी उस पर्टिकुलर कमीशन में। अब मेजर ऑब्जेक्टिव्स इस प्लानिंग कमीशन के क्या थे कि इंडिया की जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाए और प्रॉपर एक टेक्निकल, मॉडर्न टेक्निकल बेस की साथ चीज़ें हों, ठीक है। अब कमीशन ने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प किया काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक है। 5-year प्लान्स लेड द फाउंडेशन ऑफ बोथ। अभी जो प्लान्स थे ये बोथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट दोनों में हेल्प करते थे। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव वाज रिडक्शन इन द पॉवर्टी। अब एक और उसका जो मेन इंपॉर्टेंस थी कि जो हमारी गरीबी है, पॉवर्टी है, वो कम हो जाए, ठीक है। India adopted a mixed economy model in which both sectors, private and public, had to play a role. Next क्या है? Framing the Constitution, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुई थी, ठीक है।
अब इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी कि अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थी उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 385 मेंबर्स थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया के वक्त जो हमारे पार्टीशन हो गया था इंडिया का, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में, तो 385 से मेंबर्स कितने बचे, 308 मेंबर्स बचे, ठीक है। ऑल मेजर एंड स्मॉलर कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शंस हैड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। अब हर टाइप का इंसान, बी इट फ्रॉम अ लिटिल स्मॉलर कम्युनिटी या फिर बड़ी कम्युनिटी, हर इंसान को प्रॉपर राइट्स मिले गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी द पिक्चर हियर, वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन, ठीक है, वो चेयरमैन थे कमेटी के। एंड डॉक्टर व्हाट डू यू से B.R. अम्बेडकर, वो क्या थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। The Constitution was enacted and adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. The Constitution came into force. कब आई थी Constitution की, अभी हाँ हमारी ये Constitution है और इस set of rules को हम follow करेंगे। कब हुआ था ये, 26 January 1950, our Republic Day also that we celebrate every year, ठीक है। अब इस दिन इंडिया एक सॉवरेन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहलाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन वन एंड इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा लेंथी, सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ का है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, देन दैट इज this IE means that is every citizen of 18 should have the right. So every citizen जो 18 साल से ऊपर का citizen है, citizen मतलब इंडिया का person जो इंडिया में रहता है, ठीक है, उनको right है वोट करने का, उनको right है अपना equal वोटिंग देने का, ठीक है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था कि सारे सिटीजन्स को लॉ के सामने, किसी को लॉ में अपना मतलब एक्सपेल करना है या फिर अपने लॉ के लिए अपने लॉ के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो उनको बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले जाएंगे लॉ की तरफ से, बी इट ऑन देयर इररिस्पेक्टिव, उनको ये उस चीज़ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करा जाएगा, उनकी कास्ट पे, उनके रिलीजन पे, उनके सेक्स पे, उनके जेंडर पे, इन सब चीज़ों पे कोई भी डिफरेंस, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो तीसरा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि सबको, बैकवर्ड, पुअर क्लासेस वगैरह जो भी हैं, सबको इंपॉर्टेंट राइट्स, सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे और इक्वल प्रिविलेजेस मिलेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड बी अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमी, ठीक है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इट हैज़ मेड द सेंटर स्ट्रॉन्ग बट एट द सेम टाइम there are sufficient powers that have been at the state, okay, for three purposes. क्या है वो, legislation and administration, ठीक है। अब the third is the concurrent list। अब तीसरी कौन सी है, concurrent list, जिसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, फॉरेस्ट हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज The Parliament and the state legislatures have equal rights. अब Parliament और state legislatures के पास सारे equal rights हैं to make the laws on the subjects included on this list. तो उस Constitution की लिस्ट पे जो जो लिखा है, Parliament के पास सारे rights हैं कि वो उनके basis पे laws बनाएं, ठीक है। India and her नेबर्स, अब देखते हैं इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, क्या कौन कौन उनकी साइड में कंट्रीज आती हैं, लेट्स सी। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पॉलिसी, उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी मेंटेन करी है ऑफ गुड रिलेशंस, उन्होंने बहुत अच्छे, इंडिया हैज़ मेंटेन वेरी गुड रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ, अपनी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं, ठीक है। शी हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ पॉलिसी बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। शी कौन, किसको रेफर करा जा रहा है, शी इज़ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे इंडिया है, उन्होंने हमेशा अपनी कंट्रीज़ के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की है, जैसे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका की हमारी जो है नेबरिंग कंट्रीज़। आप देख सकते हो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, ठीक है, हमारा पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, नेपाल आता है, तिब्बत आता है, भूटान आता है, अफगानिस्तान आता है, तो ऑल दीज आर द नेबरिंग, श्रीलंका इज़ हियर। सो दिस, लुक एट दिस इंडियन मैप, राइट, द कंट्री मैप इज़ देयर, जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसका मैप है यहाँ पे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड सी, ऑब्जर्व दिस मैप वेरी प्रॉपरली, ठीक है। अब क्या बताया हुआ है, जैसे जो और कंट्रीज़ हैं
और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स के अंदर आती है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज आल्सो अ फॉरेन मिनिस्टर, ही वाज आल्सो अ फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, व्हाट डिड ही डू? ही प्रिपेयर्ड इंडियन की फॉरेन पॉलिसी, किस चीज़ के? कि सारी जो ब्लॉक पार्टीज़ हैं, जॉइंट पावर्स हैं, जैसे यूएसए और यूएसएसआर की, उन सब के साथ हमारी relations बने रहे। He adopted the policy of non-alignment and maintained equal distance from the two blocks. Jawaharlal Nehru was one of the pioneers of the non-aligned movement (NAM), ठीक है, which urged all the countries to not join any of the bloc powers. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इंडिया एंड चाइना। वी ऑल हैव सीन इंडिया और चाइना का भी रिलेशन। लेट्स सी उनका रिलेशन के बारे में, क्या वाज द रिलेशन। देयर हैव बीन कॉर्डियल रिलेशंस, ठीक है, बहुत मिडिल उसके रिलेशंस रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया साइन अ पंचशील अग्रीमेंट विद द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। एक अग्रीमेंट भी साइन किया था इंडियंस ने चाइना के साथ। This strengthened Indo-Chinese relationship, but relations between the two countries grew bitter. अब थोड़े टाइम बाद जो इनके relations थे वो थोड़े खट्टे बिटर होने लग गए। 1959 में जब क्या हुआ था? When the Dalai Lama, along with thousands of his Tibetan supporters, sought refuge in India. China's control over Tibet affects द पीस ऑफ द इंडिया, तो पीस ऑफ द इंडिया को उन्होंने रूइन करने की कोशिश करी थी। ऑन 20 अक्टूबर 1962 चाइना ने इंडिया को इन्वेड कर लिया था और सारे म्यूचुअल जो हमारे रिलेशंस थे ख़राब हो गए थे। 1966 में एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में टू मेंटेन पीस एट द बॉर्डर, कि तुम अब पीस पर बना के रखो, डो नॉट गो इनटू एनी वॉर। 2010 में प्रेसिडेंट ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज़ ने अग्री किया था टू एक्सपैंड ट्रेड। तो फाइनली 2010 में क्या हुआ था कि येस नाउ वी कैन ट्रेड विद ईच अदर। ओके, ही प्रॉमिस्ड कि हम $20 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस टाइम पे थे, उन्होंने भी विजिट्स करे चाइना में। ठीक है, अभी भी वैसे नरेंद्र मोदी ही हैं, बट उस टाइम की बात अगर हम करें 2010 की, जब ये सब हुआ था, तो उन्होंने भी साइन कर दी थी ये ट्रीटी और वो भी विजिट्स करते थे चाइना में। हाउएवर देयर हैज़ बिन कंसिडरेबल टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, ड्यू टू द डोकलाम। अब देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। द पीपल ऑफ इंडिया एंड Pakistan have common history and cultural heritage, but there have been differences between the two countries. What took place in 1965 and 1971? Pakistani troops captured Batalik and Kargil ranges in Kashmir. Our armed forces fought heroically in 1999 until they regained the said ranges. The two countries continued composite dialogue to improve bilateral relations, including bilateral trade and exchange of the artists. But Kashmir's valorous accession to India was never acceptable. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी एक वॉर हुई थी, ठीक है, और उस वॉर की वजह से जो रिलेशन थे बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए थे। एंड नाउ दे आर वेरी अदर सेपरेट कंट्रीज एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फुल फ्लेजेड बॉर्डर। ओके, वन इफ़ यू गो टू अमृतसर वंस or any time, just see the parade also there. Okay, so you will love it. It happens on the border, India Pakistan border पे होता है वो, and you should definitely watch that parade. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दे आर सेपरेटेड बाय अ बिग गेट, एक बॉर्डर से वो सेपरेटेड होते हैं, एक साइड पे इंडियंस मार्च करते हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तान मार्च करते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ गेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान technically. Okay, now our neighboring countries, we have adopted a policy of goodwill towards our neighboring countries, that is Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Bhutan. India has been extended financial assistance for the implementation of many projects related to health, education and scientific development. ठीक है, अब देखते हैं looking in the future. इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया के पास है। ठीक है, during the last 7 decades of the independence, India is able to achieve a lot in various spheres. However, challenges अभी भी बहुत सारे challenges हैं, but India जो है वो world power की तरह count होती है। We have many socio-economic problems. ठीक है, हमारी legal provisions, हमारी government जो है वो sufficient नहीं है, but still we are the great leaders. Okay, in this age of globalization, isolated efforts of any single country will not be very effective. All above the problems are being faced not only by India but other developing countries also. So बहुत सारी ऐसी countries हैं, not only India जो problems face कर रही है, but
there are many countries जो problems, there are many developing countries जो problems के अंदर अभी हैं socio-economic problems में, ठीक है. It is necessary to adopt suitable remedies to such situations. ठीक है, that's it for the reading of this chapter. I hope आपको समझ आया होगा कि इंडिया की condition क्या थी after independence. Now we will do the exercises as usual. Let's do it. The first MCQ, let's see. 3 princely states created a problem and joined the Indian Union later. Which of the following was not of them? Baroda. D. How many languages have been included in the 8th schedule? 20. C. How many members did the Constituent Assembly have for undivided India? A. 379. Who was elected as the chairman of the Constituent Assembly? C. Rajendra Prasad. Who was the chairman of Constitutional Drafting Committee? D. Sardar Patel. Okay, so I hope it's clear. Moving ahead. Fill in the blanks. The first one, with the partition of India, millions of refugees started to come to India. So first answer is refugees. Okay. Next, let's see what we have. Next one is, after independence, Indian states were recognized on the basis of languages. Okay, so second one is languages. Third is, the 3 nations non-alignment movement में जिन्होंने participate किया था, India, Egypt and Yugoslavia. The dash were the basis of India's economic planning. 5-year plans were the basis of. Okay. Next is, our constitution was introduced on 26th Jan 1950. Done. Moving ahead to the true and false now. Okay, these are the repeated ones. We've already done them in the last slide. So I hope you all know that. We'll do the true and false now. The first true and false, India has followed the personal policy of mutual trust with her neighbors. This is very true. We have read it also in the last slides. Moving ahead, from 1951, India started a 5-year plan. False. Okay. Independent India decided to stay away from the 2 superpower blocks. Again, this is true. Okay. India got independence on the 26th January? No, it was on 15th August. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly? False. He was chairman of the drafting committee, not the Constituent Assembly. Okay. Moving ahead, we have the answer to the following questions now. How was the problem of integration of policy states solved and by whom? You can get this in your second page or your third page and you can write your answer directly from there. What was the non-aligned movement? Why did the India decided to be non-aligned? Non-aligned movement आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान का separation हो रहा था, then this movement was started. So you can all write that. When and why did the war take place in China? So for the answer 4, you can definitely write this particular paragraph for the China and India relation. तो आपको सिर्फ war के बारे में लिखना है, तो you can start from relations from here till your here. So this can be your answer 4. Alright, moving to the last answer that we have. Let's see what we have here. We have what were the 4 major features of the Indians foreign policy. ठीक है, foreign policy के features भी हमने देखे थे in different paragraphs, if you all remember that we have seen. See, so in this, from here you can write some points and you can take some points from India and Pakistan and from India and China. So you can get all the foreign relations. ठीक है, और आप ये features में भी डाल सकते हो. उसके बाद next up we have this, fill in the OMR sheet. We'll mark the answers for these now. The first one, Dash album of engravings was the most famous? B. Okay, Dash became the painter of the history painting? Thomas Daniel? A. Dash drew a lot of inspiration from Ajanta Ellora paintings? Rabindranath Tagore? A. The protest and demonstration against the partition of Bengal is called Swadeshi movement? C. Okay, the spirit of Swadeshi influenced all of these: culture, education and industries, everything. So D1 is the answer. The sixth one, Dash said Swaraj is my birthright and I'll have it? B. Lala Lajpat Rai. Dash delegates attended the first session? 72. Okay, 72. B. The partition of India led to the massacre in Dash states, Punjab and Bengal? A. Dash was imprisoned for his exploitative articles? B. The growth of extremists is attributed to D, all of these. And 11th one is, what was the chairman?
B.R. Ambedkar was the chairman. This is your C1. Okay, moving on. 12th to 18th, let's see what we have. 12th one, the dash called the dams the temples of India. M. Gandhi. B. Okay, the Indian National Congress was formed in A. 1885. Bharat Singh was hanged in 1931. C. Raja Ravi Verma had the patronage of Alayalam Thirunal. This is A. Which of the following was not an extremist? Here you can see no one was an extremist. Okay. Moving ahead, the partition of Bengal was cancelled in the year 1912. Okay. Moving on to the 19th and 20th, the last two. The first we have Chauri Chauna incident took place in B. Uttar Pradesh. So B. India had, in 1956, India had C. 21 states. This one, for this your answer is the C one. Okay, I hope it's very much clear. You can fill the OMR sheet now yourself. That's it for this one. I hope you were able to understand. I'll meet you in the very next video now. Stay tuned, take care and goodbye.